मिथुन लगन चंद्रदेव षष्टम यानी छठे स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन की चर्चा की यात्रा कर रहे हैं और चंद्रदेव के पाठ चालू है। उसी में आज छठे स्थान के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि प्रायः लग्नानुसार चंद्रदेव जहां भी बैठते हैं वो आपकी राशि हो जाती है। तो सब पाठों में या बहुत से पाठों में हो सकता है हमसे किसी पाठ में छूट गया हो। जब भी आप लग्नानुसार किसी भी ग्रह का फल देखें, उसकी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जब चंद्रदेव को देखना हो तो उसमें बहुत कुछ विशेष आता है और बहुत कुछ अलग से आपको सोचने के लिए मजबूर भी करता है और सोचना भी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जब भी आपको कुंडली का फलादेश करना हो तो आपको चंद्रदेव के विषय में विशेष जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ग्रह अगर कुंडली में होता है, हो सकता है वर्तमान ज्योतिष का जो प्रादुर्भाव हुआ है अभी, और जिस तरह का डर हो, भय हो, खुशी हो, शनिदेव के विषय में, राहु देव के विषय में जो भी चीज़ें बताई जाती है, अपनी जगह सब सही है। सबके अपने ज्ञान की एक सीमा, कौन सी श्रेणी का ज्ञान है और किस तरह से हम लोग भ्रमित हो रहे हैं या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये हम लोगों की भी अपनी एक सीमा है। वो सब ज्ञान अपनी तरफ है, लेकिन जब भी आप किसी भी कुंडली का, चाहे अपनी हो, अपने परिवार की हो, उसकी व्याख्या करें, उसकी प्रिडिक्शन करें, तब आपको चंद्रदेव को विशेष देखना पड़ेगा। सबसे जल्दी स्थान परिवर्तन चंद्रदेव का होता है। सबसे जल्दी गोचर में अगर यात्रा करता है सबसे फास्ट, तो वो चंद्रदेव होता है। और सब ग्रह के इफेक्ट को कम बेसी, एक अल्प मात्रा में या उसके अच्छी मात्रा में या बहुत ही न्यून मात्रा में चंद्रदेव कर सकता है। आपका ग्रह किस तरह का राजयोग बना रहा है, किस तरह से आपकी कुंडली में प्लेसमेंट है और गोचर में किस तरह से प्लेसमेंट है, उसके फलों को कम और बेसी करने की क्षमता चंद्रदेव में है। क्योंकि चंद्रदेव का इफेक्ट आपके मन के ऊपर है। चंद्रदेव आपके विचारों को प्रभावित करता है और उसका साक्षात उदाहरण आप अपने जीवन में आप खुद देख सकते हैं कि हर समय आपका चित्त, आपके विचार स्थिर नहीं रहते। विचार की एक अनवरत यात्रा है जो आपके मन में एनी टाइम अनेक विचारों से प्रभावित होते रहती है। चाहे बाह्य विचार हो, चाहे अंतर्मन के विचार हो, चाहे आप जो कुछ श्रवण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके विचार हो। तो बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा। बहुत से पाठों में हमने बताया है, जब भी हम ग्रह की बात करते हैं तो कुछ विशेष बातें करते हैं कि जब स्थान आता है तीसरा, छठा, आठवां और 12वां। अब आप ये बोल सकते हैं कि इन स्थानों के विषय में हमारे पास कुंडलियों का अध्ययन ज़्यादा आया, या आप ये बोल सकते हैं कि कोई प्रारब्ध का कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से इनके बारे में कुछ विशेष बातें हमको पता चलती है, या जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, चाहे गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ हो, चाहे पठन पाठन से हुआ हो, चाहे आप सब जो चैनल में जो कमेंट करते हैं या दूसरे चैनल को भी हम सुनते हैं, नई नई पुस्तकें बाजार में आती हैं, उनको जब पढ़ते हैं तो कुछ विशेष योग जो होते हैं वो तीसरे, छठे, आठवें और 12वें से बनते हैं। जिसको पीड़ादायक ग्रह बोल सकते हैं, जिसको स्ट्रगल बोल सकते हैं, जिसको हम लोग रोग ऋण शत्रु बोल सकते हैं, जिसको मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट बोल सकते हैं, जिसको घर से बाहर अनवरत खर्चा, हर चीज का खर्चा, सब कुछ बोल सकते हैं। और यही डर हम लोगों को हमेशा लगा रहता है कि आपके पास जो है तो क्या उसको शत्रु ले जाएगा, आपके पास जो है वो क्या अननेसेसरी खर्चे हो जाएंगे, आपके पास जो है वो क्या रोगों में चले जाएंगे। तो इन भावों का अध्ययन अगर आपने डीपली कर लिया तो केंद्र स्थान का अध्ययन करना शायद इतना जरूरी नहीं होता है।
क्योंकि केंद्र स्थान आप ये बोल सकते हैं कि एक मृग मरीचिका है, कि आपका राजयोग है, आपके केंद्र स्थान में शुभ ग्रह है, आपके केंद्र स्थान में क्रूर ग्रह है, आपको राजयोग बता दिया गया, आप बहुत बड़े राजा बनेंगे, और उसी सपने में हम लोग खोए रहते हैं। राजयोग मिल गया तो बाई बर्थ राजयोग अगर किसी को मिलता है तो वो क्या स्थायी रहेगा? बहुत से ऐसे ऐसे अरबपति या पैसे वाले भी हम लोग देखते हैं कि जिनके घर में बच्चे राजयोग में पैदा होते हैं, लेकिन फिर वो सब कुछ संपदा वो क्षीण हो जाती है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो चंद्रदेव के विषय में हम लोग पता कर सकते हैं। छठे स्थान रोग ऋण शत्रु का स्थान है, यहाँ पे चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव को नीच 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 माना जाता है। अगर वृष राशि में कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च होता है उससे जस्ट अपोजिट सातवें घर में वो नीच होता है, तो वृष राशि में उच्च के होते हैं। षष्ठम स्थान में नीच के हो गए तो क्या बोले? रोगों से घिरे रहेंगे, शत्रुओं से घिरे रहेंगे, स्ट्रगल की पावर नहीं रहेगी। किस तरह से बोला जा सकता है? हमारे पास जब शुरू में जब यही सब की रुचि बचपन में ही जब ज्योतिष के विषय में जब लगी थी, तो उस समय एक पुस्तक हमने खरीदी थी, बहुत पुरानी है। अगर आपको कभी मिले ये संस्करण तो लीजिएगा। 2050 संमत की पुस्तक है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र, पंडित ताराचंद्र शास्त्री द्वारा विरचित है और पंडित जी कामाख्या प्रसाद जी द्वारा प्रकाशित की गई। बहुत अच्छी पुस्तक है और सब कुछ है उसमें। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, नॉर्मली हम किसी पुस्तक का या किसी का भी कोई एडवर्टाइजमेंट जैसा हम कुछ नहीं करते, लेकिन ये पुस्तक हमारे ज्योतिष के विषय में जो ज्ञान है, उसके बाद में बृहत होरा पाराशर या बृहत होरा शास्त्र की बहुत सी किताबें और भी है, जैसे मिश्रा जी की भी है, लेकिन इस पुस्तक का जवाब नहीं है। इस पुस्तक में जो चीज़ें डिटेल में बताई गई है कि छठे स्थान मतलब मिथुन लगन में आपके धन या धनेश बनते हैं चंद्रदेव, और जब वो छठे स्थान में बैठते हैं तो यहाँ पे जब भाव फल की बातें आती है तो इस पुस्तक में बताया गया है कि धनेश रिपुगे शत्रोर्धनम प्राप्नोति निश्चितम, मतलब धनेश अगर आपके छठे स्थान में विराजमान हो तो ऐसा इंसान शत्रु के भी धन को हरण करने वाला होता है, शत्रु का भी धन प्राप्त होता है, लेकिन उसी शत्रुता में वो धन भी उसका खर्चा होता है, क्योंकि यहां से बैठ के ये द्वादश स्थान को देखते हैं तो वो व्यय भी होता है। अब धनेश अगर छठे स्थान में आपके विराजमान है तो आप ये देखिए कि आपकी राशि वृश्चिक हो गई। गुप्त कर्म करने वाले, गुप्त शत्रुता रखने वाले और शत्रुओं का दमन भी गुप्त तरीके से करने वाले, इस तरह की चर्चा हम लोग देख सकते हैं। ऐसा इंसान कभी भी शत्रु को एकदम फेस टू फेस रिप्लाई नहीं देता है। वो अपने कर्म में निरंतर लगा रहता है, अपने कामों में निरंतर लगा रहता है और अपने आप को उस सीमा तक प्रोग्रेस करता है कि या तो शत्रु अपने आप खत्म होता है या फिर इनको विशेष अड़चन अगर उससे होती है तो ऐसा कोई चक्र या ऐसा कोई गुप्त रूप से ऐसा कोई काम करते हैं जिससे उस शत्रु का आप ये समझ लो कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि ऐसे इंसानों को वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। अगर धर्म के लाइन में जाए, तंत्र मंत्र की लाइन में जाए, योग साधना की लाइन में जाए, क्योंकि दूसरा स्थान वाणी का भी है और वृश्चिक राशि से हम लोग गुप्त बातों का पता करते हैं। जिनकी भी राशि वृश्चिक होती है, आदमी स्ट्रगल करने वाला होता है, आदमी अपने कामों में निरंतर लगा रहता है। कभी भी अनर्गल वार्तालाप करना, मिथ्या भाषण करना, किसी के साथ वाद विवाद करना,
ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर इनके संस्कार और इनकी जीवन यात्रा का बचपन अगर बढ़िया बीतता है तो फिर इनका उत्थान बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। लेकिन प्रायकर ऐसे जातक बचपन से ही मेधावी होते हैं और बहुत सी बातों में इनके अंतर्मन से कुछ अलग सी बातें निकलती है, जो हो सकता है परिवार के संस्कारों से मैच नहीं खाती हो सकता है समाज के नियमों से मैच नहीं खाती हो। कुछ अलग करने की प्रेरणा इनके अंदर हमेशा लगी रहती है, कुछ अलग थिंकिंग रहती है, अलग विचार रहते हैं। और किस तरह से अपने परिवार की, अपने संबंधी जनों की, अपने कुटुंब की उन्नति करें और अपने आप के ज्ञान को या अपने घर परिवार को किस तरह से उन्नत करे, या किसी श्रेणी में है, सपोज राजनीति में आ गए या अच्छी एजुकेशन में आके कोई कंपनी में ज्वाइन हो गए, तो फिर उस श्रेणी का चिंतन इनके दिमाग में अनवरत चलते रहता है। लेकिन यहां पे एक ये भी बात है कि बचपन में कुछ संघर्ष इनके साथ रहता है। संघर्षमय जीवन तो इनका हमेशा रहेगा, क्योंकि ये संघर्ष से कभी भी अपना दिल नहीं चुराते। हर चीज के विषय में सोचना, पिन पॉइंट तक पहुंचना, बहुत गहरी विचारधारा और लास्ट एंड तक उसको समझना, ये सब चीजें इनके दिमाग में कहां से उपजती है, किस तरह से उपजती है, कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा कुछ प्रारब्ध पूर्व का भी हो सकता है, गुरुजनों या माता पिता के संस्कारों की वजह से भी हो सकता है, कुछ धर्म ध्यान या साधना की वजह से भी हो सकता है। ऐसे इंसान तंत्र मंत्र क्रिया में भी जा सकते हैं। ऐसे इंसान सात्विक कर्मों की क्रिया में भी जा सकते हैं, जो तंत्रों से संबंधित हो, मंत्रों से संबंधित हो, वेदों से संबंधित हो। अगर ऐसे इंसान धर्म ध्यान से संबंध में जाए और कुछ इस तरह के कर्म कांड वगैरह ऐसे कामों में जाए, तो इनकी वाक सिद्धि बहुत ज्यादा प्रगाढ़ मात्रा में बनती है। मुंह से किसी को कुछ बोल दिया तो उसका सही होना निश्चित हो जाता है। ऐसे इंसानों की प्रायः आप देखिएगा जब वो सांस लेते हैं, हालांकि हर इंसान की चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों एक एक घंटे में चेंज होते रहती है, लेकिन इनकी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलेगी और इनका एनी टाइम कुछ न कुछ विचार इनके दिमाग में या इनके मन में कुछ इस तरह का चलेगा कि आम आदमी के समझ से बाहर होगा। ये कुछ इस तरह का चिंतन करेंगे, बचपन में भी कुछ इस तरह की बातें स्कूल में हो, माँ बाप से हो, परिवार में हो, कुछ इस तरह के पॉइंट रखेंगे कि सामने वाले को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो पॉइंट ये रखते हैं बचपन में, वो बड़े वाला उस पॉइंट या उस ज्ञान की सीमा तक भी नहीं जाता है। तो ऐसा कुछ चीज वृश्चिक राशि के विषय में हम लोग बता सकते हैं, खासकर अगर छठे स्थान में हो तो सावधान यही रहना है। अगर कोई वजह से, क्योंकि जैसे हमने बोला बचपन संघर्ष में बीतता है, कुछ शारीरिक रोग कफ वगैरह से संबंधित बचपन में हो सकते, किस तरह की महादशा में पैदा हुए उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिले, खासकर शनि और गुरु का, तो बहुत लंबी यात्रा और बहुत प्रोग्रेसिव यात्रा ऐसे जातकों की होती। हालांकि एक चंद्रमा या किसी भी ग्रह से हम लोग संपूर्ण कुंडली की विवेचना नहीं कर सकते, लेकिन उस भाव के द्वारा, उस ग्रह के कारकत्व के द्वारा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अगर इसका ये फल है तो दूसरे का किस तरह का फल होगा। युति से फल चेंज हो जाते हैं, दृष्टि से फल चेंज हो जाते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है तो उनके अच्छे फलों में बढ़ोतरी हो जाती है। अशुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है तो फिर अच्छे फलों में कमी हो जाती है। वृश्चिक राशि के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण आएगा
जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। ऐसा जातक शत्रुओं से रहित होता है, क्योंकि ज्ञान की सीमा इतनी जबरदस्त होती है कि कुछ ढके छुपे शत्रु भी अगर होते तो ये रिप्लाई नहीं देते, अपने ज्ञान को कभी भी उनके साथ व्यर्थ नहीं करते, अपनी दिनचर्या या अपने कामों में लगे रहते हैं, और वो शत्रु धीरे धीरे इनसे दूर होते जाता है। और इनके एरो की वजह से, इनके ज्ञान की वजह से कुछ इस तरह के आदमी इनके साथ शत्रुता करने लग जाते हैं जिनको ये लगता है कि ये अपने ज्ञान के द्वारा इनकी सीट का छीन सकते, या ज्ञान के द्वारा इनका फेमसिटी ज्यादा हो सकता है। तो ज्ञानियों की शत्रुता कोई ज्यादा तकलीफ देह नहीं होती है। शत्रुता हमेशा परेशान करती है अज्ञानियों की। ज्ञानी आदमी कभी भी आपको फिजिकल हरेसमेंट नहीं देगा, और वो ज्ञान की सीमा में जब आपकी शत्रुता होती है तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे। शनिदेव का नक्षत्र है। मिथुन राशि के लिए शनिदेव योग कारक है और नहीं भी है, लेकिन चंद्रमा यहां आके बहुत अच्छा फल प्राप्त करवाता है। ऐसा इंसान अपने मन को कंट्रोल में करने वाला होता है। बहुत कुछ ये बोल सकते हैं कि जितेंद्रिय होता है। अगर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके, जो चंद्रमा के बिना किसी और ग्रह से संभव ही नहीं है, तो आपके सब ग्रह अच्छे फल प्राप्त करवाते हैं। अनुराधा नक्षत्र में प्राय कर, जब नक्षत्रों के पाठ हमने दिए थे तब भी बताया था कि अनुराधा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, जिसको शनिदेव का नक्षत्र बोला जाता है। लेकिन यह अपने आप में कुछ इस तरह की विशेषता लिए हुए होता है कि यहां पे जहां तक हमने अभ्यास में देखा है, कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है। उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। अब यहां पे कुछ गंडमूल का भी विशेष योगदान हो जाता है, कारण कि ज्येष्ठा नक्षत्र का लास्ट चरण जब चलता है और वहां पे अगर चंद्रमा है, उनके पाठ हमारे दिए हुए गंडमूल नक्षत्र में होने से क्या होता है, किस तरह के फलों पे हम लोग समझ सकते हैं। कुछ विशेष योगदान गंडमूल का केवल 15-16 साल तक होता है। उसके बाद में संघर्षमय जीवन रहता है, लेकिन जातक बहुत प्रोग्रेस करता है। नवमांश की बात करें तो वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक होने से कर्क के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेगा। मतलब 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक अगर चंद्रमा है तो आपका वृश्चिक के नवमांश में रहेगा। यहां पे चंद्रमा वर्गोत्तमी हो जाता है, और आप भूल जाइए कि आपका ये चंद्रमा नीच का है। यहां पे आपको ये बहुत अच्छा फल देगा। जो हमने बोला था आपको कि आदमी अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, ऐसा इंसान अपनी इंद्रियों के वश में नहीं रहता है। ऐसा इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। आप देखिएगा, ऐसे इंसान का हथेली कभी भी खुला हुआ नहीं मिलेगा आपको। हमेशा अंगुलियां मुट्ठी की टाइप से बंधी हुई मिलेगी और अंगूठा उनके ऊपर मिलेगा। मतलब आदमी अपनी इंद्रियों को काबू में रख सकता है। उसके बाद में 20 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेगा, 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा। अंश बल की बात करें तो प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। कारक भाव आप सब जानते हैं, चंद्रमा का चतुर्थ है, और चतुर्थ से ये तीसरे स्थान में विराजमान होते हैं अपने कारक भाव से, और अपने धन स्थान से, जिसका स्वामित्व इनको प्राप्त है, वहां से पंचम स्थान में विराजमान होते हैं। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि छठे स्थान में बैठने से ये आपको खराब फल देंगे। ये कभी खराब फल नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि एक अपने कारक भाव से तीसरे, मतलब आप पराक्रमी होंगे। अपने पराक्रम के द्वारा बहुत कुछ अर्जित करेंगे। अपने स्वामी स्थान से, जो स्वामित्व इनको मिला है मिथुन लगन में, वहां से ये पंचम होंगे। विद्या, बुद्धि और प्रेम के लिए बहुत अच्छा है। इंटरनल ज्ञान जो सुनने से, संघर्ष करने से,
स्ट्रगल करने से या अंतर मन से जो प्राप्त होता है वो पंचम स्थान है। तो ये भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको प्राप्त होगा। अब चंद्रमा के विषय में वृश्चिक राशि, जिसके बारे में बहुत कुछ हमने बहुत से पाठों में भी बताया, यहाँ भी आपको हमने बता दिया। कोई भी ग्रह को या कोई भी राशि को या कोई भी पाठ को जब भी आप अध्ययन करें, उसके ग्रह के कारकत्व, उस स्थान के कारकत्व, उसके विषय में विशेष जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।